चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देख रहे थे कि जिसके अंदर उस एक्सरसाइज में हमने 15 तक के क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने देखा था। अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 से हमारा बाकी है। कल जैसे हमने सम्स किए थे ना कि जिनके अंदर हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे कॉम्बिनेशन के थ्रू, मतलब सिलेक्शन के थ्रू। कॉम्बिनेशन की फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे, बराबर। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी वैसा ही क्वेश्चन है। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो और उसमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि 3 बल्ब आर डिफेक्टिव इन अ बॉक्स ऑफ 10 बल्ब। 10 बल्ब हैं, उसमें से 3 डिफेक्टिव हैं, 3 खराब है। 2 बल्ब आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स। इनमें से हमें 2 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। दिस बल्ब आर फिक्स्ड इन अ 2 बल्ब होल्डर इंस्टॉल्ड इन अ रूम। एक रूम में 2 होल्डर हैं और इन 2 होल्डर में ये जो 2 बल्ब सिलेक्ट करने हैं वो उनमें लगाने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम विल बी लाइटेड आफ्टर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू होगा, मतलब जैसे ही स्विच ऑन होगा तो रूम में लाइट हो जानी चाहिए। 2 होल्डर हैं, उसमें 2 बल्ब लगाने हैं और ऐसे 2 बल्ब लगाने हैं कि स्विच ऑन करने पर जो है वो उसमें लाइट हो जाए, ऐसे, बराबर ना। जिसमें से 10 में से 3 खराब हैं, तो मतलब उस बल्ब में, उन होल्डर्स में, दोनों होल्डर में खराब तो नहीं होने चाहिए। सही बात क्या नहीं? तो सिलेक्शन उसके हिसाब से ढूंढेंगे ना, प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से करेंगे ना। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो टोटल सिलेक्शन हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि देखो टोटल तो 10 बल्ब हैं, 10 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो पहले टोटल सिलेक्शन हो जाए ना उसमें से। तो जहां पर ये लिखा जाएगा कि टोटल सिलेक्शन of 2 bulb out of 10, 10 में से 2 हमें जो है वो सिलेक्ट करने हैं, मतलब कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10C2। 10 में से 2 सिलेक्ट करना है ना, 10C2। तो 10C2 का आंसर हो जाता है 10 मल्टीप्लाई 9, 10 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, नीचे 2 मल्टीप्लाई 1, तो जिनका आंसर क्या हो जाएगा 45। 10 9 90 डिवाइड 2 45, ये हो गया ना, बराबर ना भाई। यहाँ पर ये टोटल सिलेक्शन मिल गया। अब उसके पॉसिबल सिलेक्शन ढूंढते हैं, मतलब m ढूंढते हैं। ये n मिल गया तो अब उसके बाद m ढूंढना होता है ना। तो जिसमें इसमें तो एक ही इवेंट है, कल जो हमने सम्स किए थे उसमें 2 2 3 3 इवेंट होते थे। इसमें एक ही इवेंट है, इवेंट ए कहें हम लोग, कि जिसमें इवेंट ए में ऐसा है कि जो 2 बल्ब होल्डर्स में, 2 होल्डर में जो बल्ब लगाने हैं तो रूम में लाइट हो जानी चाहिए, बराबर। तो यहां पर इवेंट ए में अगर मैं सिर्फ इतना ही सेंटेंस लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रूम विल बी लाइटेड आफ्टर एडिंग बल्ब इनटू 2 होल्डर्स, कि 2 होल्डर में बल्ब लगाने के बाद रूम में लाइट हो जानी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो रूम में लाइट हो जाए मतलब दोनों में सही बल्ब होने चाहिए ना। इसमें क्लियरली है कि 10 में से 3 बल्ब जो है वो खराब हैं, 3 बल्ब खराब हैं तो बाकी के 7 सही हैं। तो ये जो 2 होल्डर में बल्ब लगेंगे वो इन 7 में से ही लगेंगे ना। मतलब हम लोग जो है वो ऐसे कह सकते हैं ना कि जैसे हम लोग सिलेक्शन के लिए ब्रैकेट में लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ 2 बल्ब, सिलेक्शन ऑफ 2 बल्ब आउट ऑफ 7 करेक्ट या तो परफेक्ट बल्ब। 7 में से 2 सिलेक्ट करेंगे, 7 परफेक्ट बल्ब है, करेक्ट बल्ब है, उनमें से 2 सिलेक्ट करने होंगे ना। लेकिन लेकिन यहां पर एक और की कंडीशन आएगी। ये पहले कोई क्वेश्चन में नहीं था, सब में हम लोग एंड की कंडीशन रखते थे। इस क्वेश्चन में और की कंडीशन है कि और ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 होल्डर हैं, दोनों होल्डर में, यहाँ पे जैसे अगर मैं रफ में बताऊं, समझो H1 और H2 2 होल्डर हैं। भाई रूम में लाइट होनी चाहिए, तो दोनों में अगर हम लोग करेक्ट बल्ब लगाएं, करेक्ट लिखो या परफेक्ट, ये तो खाली समझने के लिए है कि अगर दोनों में करेक्ट बल्ब लगाएं तो रूम में तो लाइट होगी ही। दोनों में अगर जो है वो डिफेक्टिव बल्ब लगाएं, दोनों में डिफेक्टिव बल्ब हो तो रूम में लाइट नहीं होने वाली है। ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए, दोनों में डिफेक्टिव तो नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन तो नहीं लिखी जाएगी।
लेकिन ये तीसरी एक कंडीशन कि एक में करेक्टिव मतलब एक में जो है वो करेक्ट और दूसरे में डिफेक्टिव बल्ब हो तो भी तो रूम में लाइट होगी कि नहीं, भले कम लाइट तो होगी ना। दो होल्डर हैं उसमें से अगर एक में भी करेक्ट हुआ तो भी तो लाइट हो सकती है ना उसमें, बराबर ना। मतलब ये कंडीशन तो नहीं आएगी कि दोनों में डिफेक्टिव, वो तो नहीं। तो दोनों में करेक्ट भी हो सकते हैं, एक में करेक्ट और एक में डिफेक्टिव भी हो सकता है ना, तो भी तो रूम में लाइट होगी ना। यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि रूम में लाइट होनी चाहिए कैसे भी, भले दोनों में करेक्ट बल्ब हो या एक में करेक्ट बल्ब हो, रूम में लाइट होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो उसके लिए तो ये दोनों कंडीशन ना, और जब दो कंडीशन हो ना तो और करके सेकंड कंडीशन लिखनी होती है। पहली कंडीशन देखो हमने लिखी कि दोनों में अगर करेक्ट हो तो दोनों में करेक्ट हो तो 7 में से 2 सिलेक्ट करने होंगे ना, वो एक कंडीशन हमने लिखी। लेकिन और दूसरी कंडीशन भी लिखनी है। एग्जाम में सिर्फ ये एक ही कंडीशन डिस्क्राइब मत करना, अगर और करके सेकंड कंडीशन भी बनती है तो वो जरूर हमें डिस्क्राइब करनी है। समझ आ रहा है? अगर और करके सेकंड कंडीशन बनती है तो वो 100% हमें डिस्क्राइब करनी है, ध्यान देना ये। तो यहाँ पर और करके ये भी कंडीशन लिखेंगे कि अगर एक होल्डर में करेक्ट और एक में डिफेक्टिव हुआ तो भी तो प्रोबेबिलिटी सही है। तो और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे कि अब अगर ऐसा सिलेक्ट करना हो कि एक में करेक्ट एक में डिफेक्टिव, तो एक में करेक्ट मतलब किस में से, 7 में से एक करेक्ट ना, करेक्ट तो 7 है ना। और अगर एक डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव 3 में से एक डिफेक्टिव लेना होगा ना, 3 खराब बल्ब हैं। तो दूसरा सिलेक्शन कुछ ऐसा होगा कि सिलेक्शन ऑफ वन बल्ब out of 7 correct and selection of one bulb out of 3 defective। बराबर ऐसे होगा ना कि 7 में से एक सही बल्ब लेना है और 3 में से एक डिफेक्टिव बल्ब लेना है, ये कंडीशन में। सही बात क्या नहीं? मतलब देखो इस कंडीशन में और भी आ गया और यहाँ पर एंड भी आ गया, वही ना दोनों कंडीशन। और हमें ध्यान है कि जब भी और हो तो प्लस की साइन देनी है, एंड हो तो उसमें मल्टीप्लाई की साइन देनी है, बराबर। तो समझना, तो इनमें अगर हम लोग सिलेक्शन लिखें ना, मतलब कि m इक्वल टू लिखें, पहले ब्रैकेट में ही डिस्क्राइब करेंगे कि इस कंडीशन के लिए 7 में से 2 बल्ब सिलेक्ट करने, दोनों करेक्ट है, 7 में से 2 तो 7C2, ये पहले ब्रैकेट में। और मतलब प्लस, अब इस कंडीशन में 7 में से एक बल्ब सिलेक्ट करना है करेक्ट, तो वो 7C1 एंड मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 में से एक बल्ब सिलेक्ट करना है, 3 में से एक तो 3C1, ऐसे ये पूरी कंडीशन आई ना। समझ आ रहा है ना, जिसमें पहले एक एक करके ब्रैकेट क्लियर करेंगे। मतलब कि अगर पहले इस ब्रैकेट को क्लियर करें ना 7C2, तो 7 को 2 डिजिट, 7 मल्टीप्लाई 6, नीचे 2 को भी 2 डिजिट, 2 मल्टीप्लाई 1, और प्लस यहाँ पर 7C1, तो 7C1 का तो 7 ही आंसर रहेगा, मल्टीप्लाई 3C1 का भी आंसर 3 रहेगा। अब अगर ब्रैकेट हटाएं तो इनका सॉल्यूशन आ जाएगा कितना कि 7 6 जा 42, 42 डिवाइड बाय 2 तो 21, और प्लस ये भी 7 3 जा 21, 21 और 21 42। ये m, ये पॉसिबल सिलेक्शन, वो कितना मिल गया 42 मिला, ये मिला ना पॉसिबल सिलेक्शन। समझ आ रही है ये कंडीशन? और अगर m मिल जाए ना तो फिर m और n तो हमारे पास है, फिर तो सीधी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ना, बराबर ना। m n दोनों मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी मतलब p a करके लिखेंगे m अपॉन n, m पे 42 n पे 45, बराबर ना, 42 अपॉन 45, जिसमें दोनों को कट करें तो 3 3 से कट होगा, ये 3 से कट होगा 14 जा, ये 3 से कट होगा 15 जा, आंसर 14 अपॉन 15। मतलब रूम में लाइट होनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके चांसेस कितने हैं, तो 14 डिवाइड बाय 15 चांसेस हैं। समझ आ रही है बात? हो रहा है क्लियर ये पॉइंट? ये लॉजिक अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन लिखो, तो वैसे ही उसके बाद 17 वाला क्वेश्चन देखें। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है ना, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसे लॉजिक नहीं लगाने हैं, सीधी फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज जो है वो पुट करके हमें वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं आपको वो उसकी फार्मूलाज भी लिखवा रहा हूँ,
मैंने आपको बताया था ये एक्सरसाइज जब शुरू हुई थी ना एक्सरसाइज 1.2, तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में एक पेज रिमेनिंग रखना आपकी बुक में, कि एक पेज खाली रखना, बीच में जो जो फार्मूलाज आएगी वो फार्मूलाज वहाँ पे लिखेंगे। स्टार्टिंग में आपने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, दूसरी प्रोबेबिलिटी की फार्मूलाज भी लिखी थी, अब दूसरे भी कुछ फार्मूलाज लिखवा रहा हूँ, वो फार्मूला वहाँ पे लिखनी है और उसके बेस पर ये क्वेश्चन 17 और 18 हमें देखना है, बराबर। तो इसे रफ करें और वो फार्मूलाज ध्यान दें हम लोग। देखो अब जैसे 17th वाला क्वेश्चन है और उसके लिए मैंने आपको फार्मूलाज बताई ना, ये फार्मूलाज जो है वो आप लोगों को नोट करनी है। ये फार्मूलाज आगे की एक्सरसाइज में भी रिपीट होगी, बराबर, आगे की एक्सरसाइज में भी रिपीट होगी, ये ध्यान देना। अब जैसे कि ये एक फार्मूला तो आपको लिखवाई थी कि पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू 1 होता है ना, और इन्हीं में ही ए और ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों का टोटल 1 होता है, जिनमें से कोई भी इवेंट अगर ढूंढना हो, जैसे अगर ए डैश ढूंढना है तो पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए, या अगर पी ए ढूंढना है तो 1 माइनस पी ए डैश। ये तो बेसिक फार्मूला है, पहले भी एक बार यूज हुई थी। अब जैसे फार्मूला आती है डिफरेंस इवेंट की, ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए, स्टार्टिंग में समझा था ना डिफरेंस इवेंट, तो ए डिफरेंस बी हो तो उसकी फार्मूला लगती है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर बी डिफरेंस ए है तो उसे लिखा जाता है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बराबर, ये माइंड में रखना है। और देखो डिफरेंस इवेंट होता है ना, उसी डिफरेंस इवेंट को जो है वो दूसरी वे में भी लिखा जाता है, डिफरेंस इवेंट को दूसरी तरह से भी लिखा जाता है। ए डिफरेंस बी तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट्री, बी के अलावा के इवेंट, तो वो डिफरेंस ही कहलाया एक तरह से। ये इसको लिखने की दूसरी मेथड, फॉर्मूला उसमें सेम। अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो वो डिफरेंस इवेंट ही हुआ ए डिफरेंस बी, जिसकी फार्मूला वही रहती है पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान देना एग्जाम में ये पूछे या ये, वो डिफरेंस इवेंट ही कहलाता है। या बी डिफरेंस ए हो तो उसको लिखा जाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी, उसको भी वही पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला माइंड में रखना। या दूसरी फार्मूलाज आती है, वो आती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री, कंबाइन कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों का जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, ए और बी दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री, उसका इंटरसेक्शन, तो उसकी फार्मूला आती है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये जो फार्मूलाज है ना, ये चार, ये आपके 1.3 में बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी, उसमें ये सेंटेंस वाइज थियरी वाइज है, अभी तो खाली फार्मूलाज दी हुई है आपको। या अगर ए डैश यूनियन बी डैश करें तो उसकी फार्मूला बनती है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का इंटरसेक्शन। इसी को ही इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो तो उसी को ही लिखा जाता है ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट्री, फार्मूला दोनों की सेम। या अगर ए डैश यूनियन बी डैश हो तो उसको पूरा लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ए डैश यूनियन बी डैश में ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, फार्मूला उसमें भी दोनों में सेम, बराबर। तो ये फार्मूलाज ध्यान रखो, इनमें जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, सीधी हमें वैल्यू ढूंढनी है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। जैसे कि देखो 17 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी इन अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट पी ए इक्वल टू 0.6, बी इक्वल टू 0.5, ए इंटरसेक्शन बी 0.15, तीनों दिया हुआ है ना, 0.6, 0.5, 0.15, और उसके ऊपर से ये वैल्यूज ढूंढनी है। जैसे देखो सबसे पहले ढूंढना है पी ए डैश, यहाँ पर अगर हम लोग फाइंड करें तो सबसे पहला पी ए डैश हमें ढूंढना है, तो पी ए डैश की फार्मूला क्या बताई हमने, 1 माइनस पी ए, बराबर, वो फार्मूला ना 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू है क्वेश्चन 17 में, पी ए की वैल्यू है 0.6, तो 1 माइनस 0.6 तो 0.4, ये मिल जाएगा ना सीधा। सेकंड अगर देखें तो सेकंड में दिया हुआ है बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस ए की फार्मूला पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी डिफरेंस ए, तो उसकी फार्मूला पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पी बी की वैल्यू भी है, पी बी की वैल्यू है 0.5 और इंटरसेक्शन बी उसकी वैल्यू 0.15, 0.5 माइनस 15 तो उसका 0.35, बराबर।
ये भी आंसर हो गया सेकंड का। फिर थर्ड में पूछा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, फॉर्मूला याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब वो एक तरह से ये ए डिफरेंस बी ही कहलाया, खाली लिखने की मेथड अलग है। ए इंटरसेक्शन बी डैश तो उसकी ये फॉर्मूला रहेगी ना, पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सीधी फॉर्मूला इनमें पुट करनी है कि पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो उनमें वैल्यू आएगी उसमें पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू अगर लिखें तो पी ए उसमें है 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी उसमें 0.15, 0.6 माइनस 15 0.45। ये थर्ड का आंसर। फोर्थ में है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये अगर कहे ना, ये कोई बुक में छपा हुआ है कोई बुक में नहीं। पुरानी बुक में ये फोर्थ वाला क्वेश्चन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो छपा हुआ है, किसी में नई बुक में जो है वो नहीं छपा हुआ, उसमें डायरेक्ट जो है वो आगे का क्वेश्चन है ए डैश यूनियन बी डैश, ये दिया हुआ है, ये नहीं छपा हुआ है। सही बात है, क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर आपकी बुक में छपा हुआ हो ना, तो उसकी फॉर्मूला आती है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की वैल्यू इसमें नहीं दी गई है, तो ये वैल्यू कैसे मिलेगी? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की फॉर्मूला 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, वो ढूंढने के लिए आगे की एक्सरसाइज में पूरी अलग मेथड आती है, बराबर। वो मेथड फिलहाल नहीं है। तो कोई बुक में ये क्वेश्चन छपा हुआ है, कोई में नहीं छपा हुआ है, किसी में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन यही छपा हुआ है, क्वेश्चन 4 के पी ए डैश यूनियन बी डैश, ये छपा हुआ है ए डैश यूनियन बी डैश, और इसकी फॉर्मूला है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसकी वैल्यू भी दी गई है कि 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है 0.15, 1 माइनस 0.15 तो 0.85, ये इसका आंसर। समझ आ रही है बात? सिंपल है ना, फॉर्मूला रख के हमें वैल्यू ढूंढनी है ना। अब ऐसे ही 18 वाला भी है, उसमें दिया हुआ है फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी इन अ सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट पी ए डैश इक्वल टू 2p b डैश इक्वल टू 3p a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 0.6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस इवेंट a डिफरेंस b एंड b डिफरेंस a। ये दोनों ढूंढने, a डिफरेंस b और b डिफरेंस a। तो उसके लिए फार्मूला तो ये आती है ना, तो ये ढूंढने के लिए पहले इनकी वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी ना, उनकी वैल्यू मिलेगी तो ये हम लोग ढूंढेंगे ना, बराबर ना। और इनकी वैल्यू के लिए यहाँ जो कंडीशन है ना, तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि पी ए डैश इक्वल टू 2p b डैश इक्वल टू 3p a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 0.6, बराबर। ये तीन कंडीशन है। तो ये वैल्यू ढूंढने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक ऐसा रखेंगे हम लोग कि देखो ये जो तीन वैल्यू दी गई है ना, सभी इक्वल करके दी गई है और आखिरी में 0.6 दिया हुआ है। तो अगर इक्वल करके दी गई है तो हम इन सब को एक एक स्टेप करके 0.6 के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि सब में इक्वल टू ही है। मतलब जो ये पहला कंडीशन है पी ए डैश, उसको भी तो हम 0.6 लिख सकते हैं ना, है तो सब इक्वल टू भाई ना। फिर जो दूसरा कंडीशन है पी बी 2p b डैश, उसे भी 0.6 के साथ लिख सकते हैं, बरोबर। तीनों कंडीशन को जो इक्वल टू में है सबको एक एक करके 0.6 के साथ लिखेंगे तो वैल्यू मिलेगी। मतलब पहली कंडीशन अगर लिखे ना, तो पी ए डैश इक्वल टू 0.6, पी ए डैश ये वैल्यू डायरेक्ट 0.6, लेकिन हमें फॉर्मूला में चाहिए होता है पी ए डैश नहीं चाहिए, डिफरेंस ढूंढना है तो पी ए चाहिए, तो ए डैश पर से ए ढूंढ सकते हैं ना, वो ये फॉर्मूला है ना हमारी, कि यहाँ पर से पी ए फाइंड कर सकते हैं, पी ए इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश, मतलब कि 1 माइनस 0.6 कितना 0.4, ये पी ए मिल गया, बराबर। पहली कंडीशन को इसके साथ लिखा ना। अब दूसरी कंडीशन 2p b डैश, उसको लिखेंगे इसके साथ 0.6 के साथ, मतलब यहाँ पर 2p b डैश इक्वल टू 0.6 लिखें, जिसमें से अगर परफेक्ट b डैश ढूंढना हो तो 2 डिवाइड में, मतलब कैसे हो जाएगा पी बी डैश इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाई 2, 0.6 डिवाइड बाई 2 तो 0.3, ये b डैश इक्वल टू हो जाएगा 0.3, ये वैल्यू मिलेगी ना। और ये वैल्यू मिली तो b पर से b डैश पर से b ढूंढेंगे, क्योंकि फार्मूला में तो b रखना है ना हमें, b डैश नहीं,
तो इसी से ही ना, भले ए हो या बी हो, कोई भी इवेंट हो, ढूंढेंगे तो वैसे ही ना। मतलब कि पी बी इक्वल टू 1 माइनस पी बी डैश, तो 1 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा? 0.1 माइनस 0.3 तो कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा, है ना। 0.3 माइनस करेंगे तो 0.7। ये पी बी मिल गया हमें। अब जैसे दूसरे इवेंट को भी इसके साथ लिखा ना, अब ये तीसरा इवेंट है 3PA इंटरसेक्शन B, उसे भी 0.6 के साथ लिखें। तो तीसरा इवेंट है 3PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.6। तो इसमें भी परफेक्ट A इंटरसेक्शन B ढूंढना हो तो 3 डिवाइड में आएगा ना। मतलब ऐसा हो जाएगा कि PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.6 डिवाइड 3 तो 0.2। ये हो गया। A इंटरसेक्शन B तो पूरा ही चाहिए ना दोनों में, बरोबर ना। ये 3 वैल्यू मिल गई ना। अब ये डिफरेंस ढूंढे ना जो पूछा हुआ है। मतलब अब हम लोग फाइंड करें कि P A डिफरेंस B ढूंढना है, जिसकी फॉर्मूला आती है PA माइनस A इंटरसेक्शन B। तो PA की वैल्यू कितनी मिली? 0.4 माइनस A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.2। 0.4 माइनस 0.2 तो 0.2। ये A डिफरेंस B मिल गया। और वैसे ही ढूंढना है P B डिफरेंस A। तो B डिफरेंस A की फॉर्मूला बनती है PB माइनस A इंटरसेक्शन B। तो PB की वैल्यू हमने ढूंढी 0.7 माइनस A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.2। 0.7 माइनस 0.2 तो 0.5, बरोबर। ये मिल गई ना फॉर्मूला के बेस पर दोनों वैल्यू 17 और 18 की। समझ आ रहा है सम? तो अब जैसे ये दोनों क्वेश्चन देखे, 16 वाला भी देखा है, इन्हें अच्छी तरह से बुक में लिख लो। फिर जो अब आगे के क्वेश्चन, आगे की एक्सरसाइज आएगी 1.3, उनमें नए टॉपिक्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।